फाइन स्टूडेंट। तो देखो आज की क्लास में हमें बहुत कुछ समझना है, करेक्ट। 321, 322 एंड 323 इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज को दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं कि वंदे भारत बहुत ज़्यादा है ना, हमारे कंट्री में इनाग्रेट हो रहे हैं, ऑपरेशनल भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं ही चाहे वर्चुअली चाहे फिजिकली इनाग्रेट कर रहे हैं। और वंदे भारत तुम्हारा जानते हो कि बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है, वो काफ़ी स्पीड है, उसमें 160-170 किलोमीटर प्रति आवर है। वो इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। तो इससे वंदे भारत हो या फिर बहुत सारा, देखो इससे पहले भी एक दो करंट अफेयर्स हम ले चुके थे जिसमें बताए थे ना कि स्टेशन को फिर से रिनोवेट किया जाएगा और जो स्टेशन जहाँ का है उस हिसाब से वहाँ पेंटिंग वगैरह भी लगाया जाएगा और उसको सजाया जाएगा। प्लेटफॉर्म बेस्ड अर्बन सेंटर्स भी डेवलप्ड होंगे। तो ये सब देखोगे तो लगेगा कि इट इज़ अ वेरी फील गुड फैक्टर। सुनने में अच्छा लगता है कि हमारे इंडियन रेलवेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है। अब तुम लोग खुद समझ लो कि इस बार के बजट में, इस बार मतलब जो पास किया गया 2023 और 24 के लिए, उसमें 2.4 लाख करोड़ दिया गया था इंडियन रेलवेज को कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, नया नया नेटवर्क बनाने के लिए, न्यू नेटवर्क बनाने के लिए, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्डअप करने के लिए, वाईफाई बेटर देने के लिए। तो ये तो एक साइड हुआ, तो तुमको देख के बहुत मज़ा आया कि वाह क्या बात है, हमारा इंडियन रेलवेज मॉडर्नाइज हो रहा है। बट कोइन का दूसरा साइड भी है। कोइन का दूसरा साइड क्या है कि हमारा इंडियन रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 98 रुपीज़ लगा रहे हैं तो हम 100 रुपया कमा रहे हैं, तो कहाँ कमा रहे हैं? कुछ नहीं कमाया जा रहा है। तो इंडियन रेलवेज है क्या? क्या कमर्शियल एंटिटीज़ है, क्या सोशल एंटिटीज़ है? पता ही नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रॉस सब्सिडाइजेशन का। मालगाड़ी में देखो जो सामान ढोया जाएगा उसका दाम बहुत ज़्यादा महंगा होगा और जो पैसेंजर लोग जाएंगे स्पेशली जनरल क्लास और स्लीपर क्लास में बहुत सस्ता होगा वो, और वो चीज़ वहाँ पे वसूला जाता है। जब मालगाड़ी में उस पर तुम दाम ज़्यादा लगाओगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा तुम्हारा। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने का मतलब सामान एक जगह से जहाँ सामान बना वहाँ बनने से मार्केट में गया, ये बीच का जो प्रोसेसिंग है, चाहे वो गोडाउन्स का हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, तो दाम बढ़ जाएगा ना उसमें। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया तो आपका सामान ग्लोबली अनकम्पिटिटिव हो गया। तो भारत सरकार ने कहा ये कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटा के सिंगल डिजिट में लाना है, और अभी देखो लगभग बहुत ज़्यादा डबल डिजिट में है, 15-16% में है, उसको घटा के नीचे लाना होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल इज़ नॉट गुड विथ इंडियन रेलवेज। सभी चीज़ अच्छा नहीं है। भले ही आपको फील गुड फैक्टर हो कि वंदे भारत आ रहा है, एयरपोर्ट टाइप का फैसिलिटी आ रहा है इंडियन रेलवेज में भी, अलग अलग नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम जो है बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल देखो, लगभग 13 से लेकर 14 लाख कर्मचारी इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। अब इंडियन रेलवेज का अपने कर्मचारी पे भी कंट्रोल नहीं है। रिक्रूटमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला करेगा। कई बार एज अ पॉपुलिस्ट मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है ना कि 1 लाख 1.5 लाख तुम्हारा वैकेंसी निकल रहा है, तो कहाँ जॉब नहीं है? देखो यहाँ जॉब है। अब उसको मैनेज करना, अब बाद में देखो पेंशन जो पड़ेगा तो पेंशन का मार तो इंडियन रेलवेज ही झेलेगा फिर। तो इंडियन रेलवेज के पास उतना ज़्यादा क्षमता भी नहीं है, अपना क्षमता मतलब उतना ज़्यादा पावर नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है। और दूसरी बात है इंडियन रेलवेज में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम करता है, सब साइलोज में काम कर रहा है। साइलो मतलब अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और क्रॉस सब्सिडाइजेशन करके उसको पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पे भी कमी आ रहा है, वहाँ पे भी लॉस है। ये सब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन रेलवेज का। वो सभी चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, 322 प्योर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। अब देखो इसमें बहुत तगड़ा रख दिया गया है, इस मॉडल में पूरा इतिहास को रख दिया गया है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अब देखो शिफ्टिंग सैंड, मिडल ईस्ट में सैंड शिफ्ट हो रहे हैं ना, किसको पता था कि सऊदी अरब और ईरान एक साथ भी आ सकता है? और हुआ ना चाइना के ब्रोकरिंग के वजह से। और एक टाइम में सऊदी अरब नेचुरल अलाई हुआ करता था यूनाइटेड स्टेट्स का, तो मगर फिर परिस्थिति कैसे बदला? क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स के पास खुद इतना ज़्यादा नेचुरल क्रूड ऑयल हो गया, मतलब
क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कि अब उसको ज़रूरत ही नहीं है सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब को तो मार्केट का ज़रूरत है, क्लोज एसोसिएशन का ज़रूरत है। तो अब ये लोग दोनों साथ में आ रहे हैं, ईरान और सऊदी अरब। और ईरान और सऊदी अरब का देखोगे तो शुरू से ही रहा है कन्फ्लिक्ट रहा है। एक तो रिलीजन लाइन पे भी बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है ना। सऊदी अरब रिप्रेजेंट करता है सुन्नी सेक्ट को। इस्लाम में बहुत अलग अलग सेक्ट होते हैं, तो सुन्नी सेक्ट को, और जो ईरान जो रिप्रेजेंट करता है वो शिया सेक्ट को। और ये चीज़ तुमको केवल ईरान और सऊदी अरब तक ही नहीं दिखेगा, तुमको इसका असर यमन में दिखेगा, तुमको इसका असर लेबनान में दिखेगा, तुमको इसका असर सीरिया में दिखेगा। तो मिडल ईस्ट में दूसरा जो कंट्री है वहाँ पे भी तुमको ईरान और सऊदी अरब का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो उसका संघर्ष दिखेगा। मगर इस तरह एक साथ में आना मिडल ईस्ट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, स्टेबिलिटी आएगा इससे। बट एक जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। इंडिया को क्या करना चाहिए? तो इंडिया के लिए इंडिया को बैलेंस करना होगा, और कुछ नहीं। इंडिया को बैलेंस, क्योंकि हमारा बहुत सारा डायस्पोरा वहाँ पे है। हमारे भारतीय लोग वहाँ पे ब्लू कलर जॉब और वाइट कलर जॉब में शामिल है ना। अच्छे अच्छे इंजीनियर भी है, तो अच्छे अच्छे वर्कर्स भी है। हाँ, समझ गए ना। और बहुत ज़्यादा रिमिटेंसेस भेजा जाता है। रिमिटेंसेस वही जान रहे हो ना, सेकेंडरी इनकम जिसको कहते हैं हम लोग। हमारे भाई बंधु लोग कमा के पैसा भेजते हैं ना हमारे यहाँ पे। कोई तरह का डिस्टर्बेंस वहाँ पे होगा तो भारत पे असर पड़ेगा उसका। तो पूरा है। अब देखो दूसरी बात है कि चाइना का क्लाउड भी नहीं भरने देना है हमें। और चाइना का क्लाउड तो आपको साफ साफ दिखता है ब्रिक्स में भी। और आने वाले समय में 1 जनवरी 2024 में जो ब्रिक्स में जो शामिल हो गए सब कंट्री, सब तो चाइना का पाले में ही चला जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ तो इंडिया तो अलग थलग हो जाएगा। फिर भी इंडिया का उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। मगर चाइना इंडिया रहने के बाद भी ब्रिक्स में अलग थलग पड़ जाएगा, वो तो श्योर है। क्योंकि चाइना क्लाउड में सब आ गए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब चाइना का इतना इंटरफेरेंस मिडल ईस्ट में तुमको दिख रहा है, तो इंडिया कैसे इस चीज़ को काउंटर करेगा, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्या है? फुकुशिमा। फुकुशिमा जानते हो ना, जगह का नाम है। कहाँ पे? जापान में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था स्टूडेंट 2011 में। यहाँ के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो ब्लास्ट कर गया बिकॉज ऑफ सुनामी एंड अर्थक्वेक। सुनामी एंड अर्थक्वेक दोनों इंटर रिलेटेड है, जानते हो ना। सुनामी मतलब ये होना, वेव्स आना, और बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। तो जब अर्थक्वेक कैसे आता है स्टूडेंट? फोकस होता है। फोकस मतलब जहाँ से वो निकला रहे, जहाँ से तुम्हारा वेव्स निकला, वो हीट करेगा सरफेस को, उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। एपिक सेंटर से तुम्हारा जाता है दूर। तो जब ये एक ओशन को हिट करता है, ओशनिक एरिया को, अर्थक्वेक, तो वाटर में क्या, वाटर मूवमेंट आएगा, फिर वो सुनामी को जन्म देता है। तो ये समझ लेना कि सुनामी के साथ अर्थक्वेक तुम्हारा एसोसिएटेड है। आर यू गेटिंग मी? तो 2011 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया फुकुशिमा में। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पावर प्लांट है ना, वो एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे लोग मरे वहाँ, बहुत सारा नुकसान हुआ, और किसी तरह उसको कूलेंट को कैसे कैसे करके उसको बचा लिया गया, और जो भी मटेरियल था उसको कवर करके एक उस बक्सा वगैरह में डाल दिया गया, मतलब कंटेनर में उसको डाल दिया गया। अब जापान बोल रहा है कि वो कंटेनर में जो डाला गया फुकुशिमा के टाइम में, जो भी उसके जो भी मटेरियल थे, और ख़तरनाक मटेरियल होगा वो सब, क्योंकि जानते हो कि इसका हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर सब का जो फ्यूल वगैरह यूज। अब ये बोल रहा है कि हम पैसिफिक में इसको हम वो करेंगे, फेंक देंगे, वो करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। तो चाइना बोल रहा है मत करो यार, तुम करोगे तो तुम्हारे घर से हम बहुत सारा सी फूड मंगवाते हैं, हम बैन कर देंगे तुम्हारा सी फूड, और बैन कर दिया ये। साउथ कोरिया ही बोला, देखो साउथ कोरिया नेचुरल अलाई है विक्रम, साउथ कोरिया ही बोला कि बैन रहेगा लंबा समय तक, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम डालोगे तो फिर पूरा पैसिफिक हो जाएगा, और तुम्हारा सी फूड जाना आता है दुनिया में। तो सब कंट्री लोग घबरा रहे हैं, आसपास की जो कंट्री है वो घबरा रहे हैं। बट जापान ये बोलता है कि IAEA जानते हो ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जिसका काम है यही सब चीज़ देखना, तो बोल रहा है हम तो उसे पूछे थे, उसने कहा कि इतना डिस्पैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, डिस्चार्ज करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, ये विदिन परमिसेबल लिमिट है। मगर बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे गलत बात है, जापान गलत कर रहा है। यदि ऐसा करेगा तो ऑन ह्यूमैनिटी सबको असर पड़ेगा इस चीज़ का, समझ गए? इसी चीज़ को हम समझेंगे। चलो 321 GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे एक्सेट्रा। ये कब आया था स्टूडेंट? 28 अगस्त को आया था बिजनेस स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो बस कुछ ही दिन का बात था, बहुत पुराना मैटर तो नहीं है, 2-3 दिन पहले का बात है ये। देखो मामला क्या हुआ। अब ये जानते हो तुम लोग, यूनियन कैबिनेट को आखिर 32,000 करोड़ रुपया देना पड़ा तुम्हारा रेलवेज के लिए। बताओ, रेलवे के पास सक्षम ही नहीं है, रेलवे की खुद पैसा नहीं लगा सकता है। अब यूनियन के भारत सरकार इसको दे रही है। बात समझ में आ गया? इसको सैंक्शन किया, जैसे जानते हो ना ई बसेस के लिए भी किया गया था, दिया गया ना 169 सिटीज़ में, तो बिल्कुल ये प्रपोज किया गया था कि देगा। क्यों दिया जाएगा? कि जो रेल नेटवर्क है उसको एक्सपांड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, समझे? हाँ, कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट इन्हेंसमेंट के लिए तो बहुत काम हुआ है। यानी कि अब देखो ना, हमारा रेल का जो ब्रॉडर करना पड़ेगा नेटवर्क, है ना, रेल नेटवर्क ब्रॉडर करना पड़ेगा ना। ये तो बहुत पहले, इस बार बजट में भी 2.4 लाख करोड़ दिया गया था, अब फर्दर इसको दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कैपेसिटी इंप्रूवमेंट के लिए, वो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसके लिए बजट में 2.4 लाख करोड़ भी दिया गया था। बात समझो, इससे ठीक है, इससे आपका इकोनॉमी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और एक और एग्जांपल देख लो, बुलेट ट्रेन भारत में है ना, बुलेट ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आया था ना जी, कि महाराष्ट्र में वो चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो देख रहे हो, हर समय मोदी जी इनाग्रेट करते रहते हैं इसको, है ना। विस्टाडोम कोचेस, है ना, ये डिफरेंट टाइप का कोचेस है, और एयरपोर्ट स्टैंडर्ड रीमॉडल स्टेशन। तो ये सब भारत के लिए फील गुड फैक्टर है, कि सुन के अच्छा लगता है कि रेलवे में बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन का बात हो। हाँ, बुलेट ट्रेन आया नहीं, काम हो रहा है उस पर। हाँ, वंदे भारत तो आ ही गया है स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो विस्टाडोम कोचेस है, ये भी बहुत सारा आ चुका है नीचे साउथ इंडिया में। और एयरपोर्ट स्टैंडर्ड इस तरह का भी बनाया जा रहा है कि एयरपोर्ट को मैच कर सके। जैसे देखो, दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट को मैच कर लेता है, वो पूरा एयरपोर्ट को मैच कर देता है, दिल्ली का जो मेट्रो है, उसी टाइप का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, तो ये जो फील गुड फैक्टर है, फील गुड इमेज है, इससे आपको लगता है कि वाह वाह क्या बात है, इंडियन रेलवेज बहुत गजब काम कर रहा है। मगर कोइन का दूसरा साइड भी है जो बहुत ही मिजरेबल है। हाँ, तो वो शांत है, मैं उसको भी आपको कुरेद के देखना होगा कि वो इसी भी भयानक है। क्योंकि बताओ, 32,000 करोड़ जब भारत सरकार को देना पड़ रहा है, तो इंडियन रेलवेज कमा कितना रहा है? फिर सवाल तो उठता है ना, ये कब तक मदद करेगा उसको? एक जब कोई मिनिस्ट्री खुद ही नहीं सेल्फ सस्टेन कर पाएगा, तो कब तक बैसाखी का सहारा में वो चलेगा? सवाल उठेगा ना स्टूडेंट। तो बहुत सारे कंसर्न्स, हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर बहुत सारा कंसर्न्स है। देखो, उसी चीज़ को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब तुम खुद देखो कि ये जो कैपेसिटी क्रिएशन हो रहा है वो यूनियन बजट के थ्रू हो रहा है। तो सवाल उठता है कि आपका फाइनेंसेस का क्या, आपका कमाई का क्या, समझे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। और हमें चाहिए पैसा, क्योंकि अब इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करना है, तो पैसा किसी न किसी रूप में चाहिए। अब यहाँ पे देखो हाँ, यहाँ वही सब चीज़ बताया गया है स्टूडेंट, कि 2 रिसेंट रिपोर्ट हाईलाइटेड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय। अब 2 रिपोर्ट देखो, अभी 2 रिपोर्ट देखो इसका, एक CAG का भी रिपोर्ट देखेंगे, और एक जो स्टैंडिंग कमेटी बना था पार्लियामेंट में रेलवेज के ऊपर, उसका भी देखेंगे। अब जो स्टैंडिंग कमेटी जो रेलवेज के ऊपर बना था, स्टैंडिंग कमेटी कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है स्टूडेंट। तो वो कमेटी ने कहा कि रेलवे को असिस्टेंट की जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। बताओ, अब दूसरा मिनिस्ट्री उसको पैसा देगा, किस लिए? पेंशन के लिए, क्योंकि कर्मचारी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रोजगार का जो सोर्स है स्टूडेंट, वो इंडियन रेलवेज ही है। बात समझे? अब इतना ज़्यादा पेंशन का मार है, अभी आंकड़ा के साथ भी तुम लोग को बताएंगे। तो अब इस कमेटी ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कुछ मदद करना होगा पेंशन को लेकर। तो मतलब बहुत ज़्यादा है पेंशन, बहुत पेंशन देना पड़ता है। नंबर 1, और जो CAG का जो रिपोर्ट आया, CAG जानते हो ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, समझे? उसका जो रिपोर्ट है 2021 और 22 का, तो वो कहते हैं कि जो फ्राइट जो ट्रैफिक है, यानी कि जो मालगाड़ी है, पूरा कॉस्ट सब्सिडाइज किया जा रहा है, वो पूरा महंगा हो रहा है सामान। जो मालगाड़ी जा रहा है, जो ढो के लेके जा रहा है तुम्हारा सामान को, वहाँ पे ज़्यादा लगाया जा रहा है पैसा, और वो कंपनसेट किया जा रहा है पैसेंजर फेयर से। जो अब बताओ, जनरल में बच्चे लोग, जनरल में आदमी लोग 100 रुपया में दिल्ली चला जाता है। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम जाओ बस में, तुमको समझ में आएगा। जाओ तुम एयरपोर्ट, उससे एरोप्लेन जाओ, पता चल जाएगा कितना दूर है वो। यहाँ पे आदमी जनरल के अंदर घुस गया, चल दिया।
फर्स्ट आपका जो स्लीपर है वो उसमें भी घाटा में ही जाता है सरकार, बस थर्ड एसी ही, थर्ड एसी जो बैलेंस कर पाता है। तो इसलिए इस चीज़ को सोचते हुए भी अभी जो है इंडियन रेलवेज में ट्रेन में ना थर्ड एसी का बोगी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है ताकि थोड़ा कंपनसेट हो सके। तो स्लीपर में भी चाहोगे तो सरकार को नुकसान ही हो रहा है, मगर ज़्यादा नुकसान तो जनरल में हो रहा है। अब जनरल जानते हो ना इतना ज़्यादा ठूसा रहता है आदमी लोग कि टीटी भी नहीं जाता अंदर, हाँ नहीं घुसेगा। क्यों? अरे वो टॉयलेट के बगल में ऐसे सोया हुआ है ऐसे करके, समझे। और हालत तो तब खराब होता है जब आदमी को टॉयलेट जाना होता है तो फिर भी नहीं बोला कि नहीं जाओ उधर जाओ कहीं वहाँ बड़ा हुआ है लोग सब। तो ये लाचारी भी दिखता है हमारा, एक तो आदत भी दिखता है। तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है सरकार को। अब इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आप मालगाड़ी में लगा रहे हो, ये उचित तो नहीं है ना। मालगाड़ी में आप ज़्यादा दाम लगाओगे तो सामान महंगा हो जाएगा, सामान महंगा होगा तो कंज्यूमर को ही असर पड़ेगा। जो बच्चे लोग 10 रुपये में तुम खा सकता था तुमको 15 रुपया लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऐसा भाई बंधु को मदद किया जा रहा है जनरल में चढ़ने के लिए, और उसमें तुम भी खुद एक शामिल हो। तब लोग तो गर्व से बोलता है। एक दो स्टूडेंट है इस क्लास में, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वीडियो देखेगा खुशी खुशी बोलता सर जनरल है, जनरल में बैठ के जाएंगे, दिल्ली जाए कहीं जाए जनरल में बैठ के जाएंगे। बताओ व्हाट अ कॉन्फिडेंस। क्यों? टिकट चेक करेगा ही नहीं, प्लेटफॉर्म का टिकट लेंगे घुस जाएंगे उसके अंदर। बताओ तो जब रेलवे का बात आएगा, क्रॉस सब्सिडाइजेशन का बात आएगा तो बात करेंगे ही हम। देखो यहाँ पे अब तुम खुद देखो बच्चे लोग, पेंशन का मार कितना झेल रहा है इंडियन रेलवे। 2011-12 में 17,000 करोड़ पेंशन पे जाता था, अभी देखो 60,000 करोड़ रुपया जा रहा है। बात समझ में आया तुम लोग को? लगभग 4 टाइम ज़्यादा है, समझे, 3 to 4 टाइम ज़्यादा हो रहा है। और अभी कर्मचारी कितना है आपका? 13 से 14 करोड़ आपका कर्मचारी, 114 लाख कर्मचारी है। रफली 40 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं इंडियन रेलवेज में। पेंशन भी उतना ही बढ़ेगा, लोग रिटायर होंगे ना, कहाँ से देगा? इसी के लिए तो कमेटी ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को थोड़ा मदद करना चाहिए पेंशन में। ऑपरेटिंग रेशियो देखो, हमारा ऑपरेटिंग रेशियो भी 100 है, नहीं वही 98 का कह दो तो मैं 98 है। अब मतलब जब इंडियन रेलवे 98 रुपीज़ लगा रहा है तो 100 रुपया उसको मिल रहा है, कहाँ से एक्सटेंड करेगा वो? फिर कहाँ कमाई हो रहा है बताओ जरा। और यदि मैं पेंशन को भी जोड़ लूँ तो बाबू पेंशन को यदि मैं जोड़ लूँगा तो 116 और 117 हो जाएगा। फिर ये मैं पेंशन को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। यदि मैं पेंशन को भी टेकन इनटू अकाउंट ले लूँ तो कहने का मतलब क्या है कि इंडियन रेलवेज को 116 और 117 रुपया यूज़ लगाना पड़ रहा है इंडियन रेलवे से। पेंशन को जोड़ लूँ और कितना कमाई हो रहा है? 100 रुपया। तो समझ रहे हो कितना नुकसान हो रहा है? तो कहाँ से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा? सवाल है। देखो वहाँ पे वही बताया गया, ऑपरेटिंग रेशियो देखो बहुत कम है। हाँ ऑपरेट देखो 21 और 22 में तो और खतरनाक हो गया था, 107 हो गया तो फिर ठीक करके तुम्हारा 98 किया गया। मगर 98 किया गया पेंशन को छोड़ के, पेंशन जोड़ेंगे तो 116 117 चला जाएगा। बात समझ में आ गया ना? हाँ आइडियली कितना होना चाहिए स्टूडेंट? आइडियली ऑपरेटिंग रेशियो कितना होना चाहिए? 70 या 80 होना चाहिए। यदि मान लो कि 70 और 80 के बीच में है तो कम से कम 20 रुपया कमाई होगा ना। समझ में आ रहा है ना? और कमाई होगा तो पैसा जो आएगा तो एक तुम्हारा फंड में, डेडिकेटेड फंड में जाएगा और फिर फंड से यूज़ होगा तुम्हारा फर्दर एक्सपेंशन के लिए। वो सब चीज़ मिसिंग है। देखो वही चीज़ है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन का है। समझ में आ गया ना? देखो CAG ने भी पॉइंट आउट किया है कि देखो हो क्या रहा है कि जब फ्राइट ट्रैफिक को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं ना, यानी कि वहाँ जो पैसा दे रहे हैं ताकि पैसेंजर आराम से सस्ता जा सके जनरल और तुम्हारा स्लीपर में, और उसके बाद भी कितने का घटा आ रहा है? उसके बाद भी 32,000 करोड़ का फिर भी तुम्हारा गैप है। यानी कि इतना फील करने के बाद भी, समझे हो, इतना फील करने के बाद भी, यानी कि आखिर मालगाड़ी भी तो इंडियन रेलवेज का ही हिस्सा है, तो उतना उधर लगाने के बावजूद भी 32,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यदि हम टोटल देखें स्टूडेंट कि कम होते, भले ही तुमको अभी देखने में कम लगा, मगर फिर भी अभी कह सकते हो कि 70,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है ऐसे इसके वजह से, ये जनरल के वजह से और स्लीपर के वजह से। और पहले इससे ज़्यादा था, कम होने के बाद ये हुआ है। 68 है तो मैं 70,000 बोल सकता हूँ ना। तो कहने का मतलब कितना घाटा में जा रहा है। हाँ, और CAG ने यह भी कहा है कि यस किसी तरह हमको एक ये इवैल्यूएशन करना होगा, समझे, इस चीज़ पे काम करना होगा कि इस तरह का लॉसेस आगे ना हो। और देखो CAG ने यह भी बोला कि डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये क्या होता है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड?
इसको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। देखो ये भी डिक्लाइन हुआ है रिसेंट टाइम में। अब जो कमाई होगा इंडियन रेलवेज का, तो वो जो कमाई होता है ना, तो वो इसी फंड में जाता है। इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये फंड किस लिए है कि देखो बहुत सारा हमारा जो कनेक्टिविटी है, रेल जो नेटवर्क है पुराना हो गया होगा ना, जो नीचे जो नेटवर्क होगा, नीचे मतलब जो तुम्हारा उसका व्हीकल्स जो चलेगा वो, हाँ पटरी जिसको कहते हैं। अब जो पटरी जो है बहुत पुराना हो गया, ब्रिटिश का टाइम का पटरी है। अब देखो जो भारत सरकार जो बजट के थ्रू दे रही है वो एक्सपांसन के लिए दे रही है, मगर जो पहले का जो चीज़ है उसको रिकवर करना होगा ना बार बार, तो उसके लिए इस फंड से यूज़ किया जाता था। अब इस फंड में खुद पैसा नहीं है, ये खुद डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन ना हो? ऑपरेटिंग रेशियो तुम्हारा 98 है, तुमको 2 रुपया आएगा उसको डालो, फिर तुमको पेंशन देना है, फिर निकालो, तो कहाँ से पैसा आएगा? ना पैसा आएगा ठीक से, और ना ही तुम्हारा जो पहले वाला जो एज ओल्ड एसेट है पटरी के फॉर्म में या रेलवे के फॉर्म में, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। चलो भारत सरकार वंदे भारत दे देगी तुमको, भारत सरकार तुमको एयरपोर्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देगी, मगर जो पहले जो चल रहा है तो वो इंडियन रेलवेज को वो तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना, वो अभी अपग्रेड नहीं कर पा रहा है इंडियन रेलवेज। बात समझे? क्यों? क्योंकि फंड में पैसा ही नहीं है। बात समझ में आ गया ना? तो लाचार है इंडियन रेलवेज, सिंपल। आगे देखो, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडियन रेलवेज इन जनरल। हाँ, उसी चीज़ को हम समझेंगे। नंबर 1 समझोगे पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स तो इतना दबदबा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, मैं तुमको समझाता हूँ। पॉलिटिक्स मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहता हूँ 1989 से लेके, ठीक है, और इधर अर्ली 2000 तक कॉलिशन का ही सरकार रहा है, जिसमें मेजोरिटी कांग्रेस थे, अब बाद में कॉलिशन ही रहा है ना। वो तो प्रचंड बहुमत में मोदी जी जीत के आए ना, बहुत, वो तो राजीव गांधी के बाद कोई प्रचंड बहुमत में कोई जीत के आया इस लेवल पे, सिंगल पार्टी जो वो कहते हैं जिसको। अब कॉलिशन का सरकार में जानते हो कॉम्प्रोमाइज होता है, पॉपुलिस्ट मेजर होता है ना। वो बोलेगा कि फलना फलना बंगाल में इलेक्शन है, मालदा में बैठा दो, ट्रक बैठा दो वहाँ पे। अब ये इतना बुड़बक लोग हैं पॉलिटिकल ये लोग कि बैठा तो देगा, अब बस दिखाने के लिए, खत्म हो गया इलेक्शन, वोट ले लिया, खत्म, छोड़ दो उसको। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट अनवाइबल हुआ कि नहीं हुआ? उसके ऊपर तो गया ही नहीं, तुम फालतू का नेटवर्क क्रिएट कर दिया, वहाँ पे बर्बाद होगा ना वो। जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ये बोले थे कितना रेल नेटवर्क है तुम्हारा अनवाइबल है, जो अब पॉलिटिक्स रीजन से बनाया गया इस चीज़ को। देखो वही बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, समझे। और दूसरी बात है, ये समझ गए ना, ये तुम्हारा कॉलिशन का टाइम में था। अब इसमें क्या बोलना चाहता है, इसमें समझो, कई बार पॉलिटिकल रीजन से, अब जैसे देखो इंडियन रेलवेज, अब इंडियन रेलवेज हमेशा चाहेगा कि हम सरप्लस में चले, अब इसलिए चाहेगा वो। अब ये चाहेगा, ये अनाउंस भी यदि करना चाहेगा कि रेलवेज दाम बढ़ा रहे, तो सरकार रोक देगा उसको, मत बढ़ाओ, वोट चला जाएगा हमारा। क्योंकि जो सवारी जो होते हैं इंडियन रेलवेज के सब वोटर ही से तो होते हैं, कनेक्टिविटी तो रेलवे ही करता है। हर कोई चढ़ जाएगा, बाबा धाम जाना हमको फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, अब चला भी देता है ऊपर से। हाँ, क्यों नहीं चाहिए, तुम हिंदू का आदमी है, क्यों नहीं जाएगा तुम? आओ, फ्री में चलाया कि नहीं चलाया इस बार? मगर कितना नुकसान है इंडियन रेलवेज को। बहुत सब अर्बन देखो ना, सब अर्बन जो ट्रेन्स है वो कितना सस्ता, 5 रुपया में तुम कितना लंबा ट्रैवल कर पा रहे हो, है ना। 5 रुपया 10 रुपया में तुम कितना लंबा ट्रैवल कर रहे हो, सब अर्बन ट्रेन, सब जो छोटे छोटे स्टेशन को जो कनेक्ट करते हैं, तो उसको चलाने में बहुत पैसा लगता है रेलवेज को। देखो वही बोला गया यहाँ पे कि पॉलिटिक्स जो है वो है, आप पैसेंजर फेयर बढ़ाने ही नहीं देगा एक पॉइंट से ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, उसको कर देगी। ये सब अर्बन फेयर से देखो हाईली सब्सिडाइज है, 5 रुपये 10 रुपये में तुम जा रहे हो बच्चे लोग, तो तुमको 15-20 रुपये में तो ई रिक्शा में लगता है छोटा डिस्टेंस कवर करने में, और तुम रेलवेज में इतना लंबा लंबा जा रहे हो 5 रुपये 10 रुपये में, कहाँ से होगा? तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में, नंबर 1। और देखो सेकेंड बताया ना कि जब कॉलिशन का सरकार था तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट थे स्टूडेंट जिसका फाइनेंशियल वायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं था, बस फालतू का बना कर रख दिया उसको। तीसरा देखो यहाँ पे, अब तीसरा क्या है, देखो एसेट रिन्यूएबल। देयर आर सेवन, देखो बहुत सारा ब्रिज है ना जो 100 साल से भी ऊपर हो गया है, अगर उसको करो नहीं तो फिर तुम्हारा वो ट्रेजेडी हो जाएगा जो उड़ीसा में हुआ था, और फिर उसके बाद एक कमेटी बनाया जाएगा फालतू का और निकलेगा कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो जो ओल्ड ब्रिजेस है, जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हटाओ, ठीक करो, ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। हाँ, आप देखो इधर तो तुम्हारा एयरलाइन सेक्टर भी बहुत ग्रोथ किया है ना, तो एयरलाइन सेक्टर तो बहुत टक्कर देता है। अब जो तुम फर्स्ट एसी और जो सेकंड एसी में जाओगे बाबू, उतना दाम में या उससे कम दाम में तुम चल जाओगे 3 घंटा 4 घंटे के अंदर, और ये तुमको 3 दिन में पहुँचाएगा, ये तुमको 4-5 घंटे में पहुँचा देगा, कहाँ करेगा फिर उधर जाएगा।
दिक्कत तो ये भी है, बहुत क्लोज कंपटीशन देता है। और अब एयरलाइन सस्ता, एक तो आदमी ऐसे ही एयरलाइन से तो वो खुश रहेगा कि हम जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, चढ़ेंगे अंदर। इंडियन रेलवे से वो थक चुका है, अब वो फर्स्ट एसी में बुक करवाता है तो उसका दाम 8,000 9,000 होगा, और तो 5,000 में बढ़िया से वो चढ़ के दिल्ली चला जाएगा वो। तो एक ये भी है। और दूसरी बात देखो, ये फिफ्थ पॉइंट बहुत डिफरेंट है। एक डर होता है बच्चों लोग विजिलेंस का भी, जैसे वंदे भारत देखो, बेस्ट एग्जांपल वंदे भारत पूरा टेक्नोलॉजिकल ट्रेन है। कभी भी आप कोई खास इस तरह का इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल चीज़ को बनाते हैं तो वेस्टेज बहुत होता है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है बहुत सारा। जैसे मान लो कोई इनोवेशन लाना है टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है ना। जैसे वंदे भारत जो बनाया गया हो तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा इनिशियल स्टेज पे, जब एक मॉडल बन के आया तब जाके सस्ता हो जाएगा वो। तो एक विजिलेंस का ही प्रॉब्लम होता है। जैसे इंडियन रेलवेज अपना वो वंदे भारत बना रही है लेट्स से, तो लॉट ऑफ लॉसेस, और जब लॉट ऑफ लॉसेस होगा तो ऊपर से विजिलेंस आएगा, ईडी सब आएगा देखने के लिए कहीं पैसा तो नहीं खा रहा है। आज जो इनोवेटर होंगे, जो लोग काम करें, वो हर समय डरा रहेगा कि भाई कहीं क्या भरोसा, ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड चल रहा है, कहीं फंसा दे हमको। तो देखो वही एग्जांपल है, वंदे भारत में भी ये हुआ था। अभी वंदे भारत प्रोडक्शन में भी विजिलेंस आया था। विजिलेंस किस लिए आता है? देखो विजिलेंस देखने के लिए कि पैसा का गलत डाइवर्ट तो नहीं किया गया। मगर कई बार केस में ऐसा होता है स्टूडेंट कि पैसा डाइवर्ट नहीं हो रहा होता, पैसा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में खर्च हो जाता है बहुत सारा। तो वो तो तुम नहीं बोल पाओगे, वो तो लिखा भी नहीं गया है कितना आया कितना गया, कौन सा सामान काम किया कौन सा नहीं किया, समझ गए? तो ये भी प्रॉब्लम रहता है। अ लैक ऑफ डायनेमिज्म इन टेकिंग अ डिसीजन एज इट इज अ गवर्नमेंट। अब देखो सरकार, भारत सरकार, अब क्या है कि भारत सरकार क्या है कि कोई स्टेप उतना स्टेप नहीं लेती, क्योंकि वही वोटर्स का मेन रीजन है, समझा? अब यहाँ पे बोलते रहा जाएगा इंडियन रेलवेज की सर बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, तो मैं बोला शांत रहो, बढ़ाएंगे। अभी इलेक्शन है उड़ीसा में, कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी वहाँ पे इलेक्शन है, तो ये भी प्रॉब्लम है। और एक तो इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी। अब इंडियन रेलवेज के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट अपने मजे में है, अपने में काम कर रहा है, तो कम्बिनेशन ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट का, तो कहाँ से वो आगे बढ़ पाएगा, कहाँ से टीम स्पिरिट आ पाएगा? वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब उसके बाद दूसरी बात है कि स्टाफ जो है, तो स्टाफ को भी फुली यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो स्टाफ को भी ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, उसको बहुत बढ़िया से यूज़ करना चाहिए, बात समझे? तो ये भी, और जो स्टाफ भी है वो भी लेथार्जिक स्टाफ सब है बहुत सारा। जैसे मिड लेवल मैनेजमेंट तुम्हारा पूरा, उसका एफिशिएंसी पूरा मिसिंग है। देखते हो इंडियन रेलवेज का तुमको हर समय शिकायत सुनने मिल जाएगा, जाओ रेल में देखो, बोलेगा ना प्लेट 150 से क्यों ले रहे हैं, उसमें 98 रुपीज़ लिखा गया है, 70 रुपये लिखा गया, आप डबल ले रहे हैं, इस तरह का तुमको वीडियो दिख जाएगा। और टीटी देखो अपना ही मनमानी कर रहा है ना? टीटी देखते हो अपना मनमानी करता है ना, तो फिर तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम दिख सकता है। आगे देखो, तो अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रेलवे है क्या रेलवे, ये तो बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब रेलवे को क्या बोला जाए? क्या रेलवे को हम कॉमर्शियल आइडेंटिटी कहें, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कहे जो कि तुम्हारा सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है? या तो दिस वे या फिर डैट वे, या तो कमर्शियल में कन्वर्ट कर दो, या फिर ये बोल दो कि ये पूरा सोशल वेलफेयर के लिए है। तो सोशल वेलफेयर के लिए है तो कम से कम इंडियन रेलवेज पे टेंशन नहीं होगा, ऊपर भारत सरकार पैसा देगी उसको चलाने के लिए। अब तुम एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी है तुम्हारा, ये भारत सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर ले उसको, भारत सरकार ऊपर से डायरेक्ट पैसा दे उसको। तो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजर रहा है कि ये क्या कॉमर्शियल एंटिटी है, क्या ये सोशल वेलफेयर एंटिटी है, समझ में नहीं आ रहा, समझ गए? और दूसरी बात है कि देखो रेलवे बेचारा, रेलवे पास फुल कंट्रोल नहीं है रेवेन्यू साइड को लेके, आगे कमाएगा कैसे? अब पैसेंजर पे दाम बढ़ाता है तो ऊपर से बोलेगा नो, समझ गए ना? हाँ वही, आप देखो पेंशन देखो, अब पेंशन भी नहीं दे पाता है ठीक से। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसलिए इंप्रूव करने की जरूरत है, समझा? और इसके लिए भारत सरकार को है ना डिसाइड करना है कैसे हम इंडियन रेलवेज को चलाएं। तो स्टूडेंट खाली बजट पे डिपेंड होने से नहीं होता है, खाली 2.4 लाख करोड़ इंडियन बजट से दे दिया गया है, खूब कुछ नहीं होगा। जब तक तुम इंडियन रेलवेज को वायबल नहीं बनाओगे तब तक इंडियन रेलवेज आगे नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ गया ना? खत्म। आगे देखो, डिटेंट बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान। अब क्या होता है डिटेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि सऊदी अरब और ईरान एक समय में कट्टर थे और साथ आ रहे हैं, ऐसे वर्ड को, यानी कि दो पहले राइवलरी थे और अभी साथ में आना, इस चीज़ को डिटेंट कहा जाता है, समझे?
तो इंडिया कॉशियस रहना चाहिए, नहीं तो चाइना ले लेगा इसका फल। तो देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा है, देखो इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये तुम्हारा इंडियन एक्सप्रेस में आया था 21 अगस्त को। तो समझते हैं मैटर क्या है। लगातार जा रहे हैं ना, इधर के फॉरेन मिनिस्ट्री जा रहे हैं, उधर के भी आ रहे हैं, है ना, अभी जस्ट रिसेंट में ही पढ़े हो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब गए हैं, बताओ। हाँ, 2015 के बाद हुआ है, यानी कि 7-8 साल गैप के बाद हुआ है, समझे। उससे पहले एम्बेसी था ना जी, वहाँ पे एम्बेसी, वहाँ पे सिया का जो सऊदी अरब में क्या हुआ, सऊदी अरब में एक सिया वाला जो बहुत बड़ा प्रिंस था, उसको मार दिया ना। इस गुस्से से पूरा तुम्हारा डिप्लोमेटिक टाइज भी टूट गया दोनों के बीच में। तो लगभग 7-8 साल बाद फिर से रिलेशन ठीक होने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखो ये तुम्हारा हुआ, देखो सऊदी अरब और ईरान के बीच में लगभग 5 मंथ तक टॉक चला है, और उसमें जो ब्रोकरिंग करवाया है वो नन अदर दैन चाइना है। और एट द सेम टाइम ओमान और इराक ने भी सहयोग किया है दो साइड को आगे आने में। ये कॉमन फ्रेंड्स है, समझे। तो ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है जो गया है ना वहाँ पे, उसने क्या बोला कि हमारा जो डिस्कशन रहा, हमारा जो वार्तालाप रहा, बहुत ही फ्रैंक रहा, बहुत ही बेनिफिशियल रहा और बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों कंट्री एक दूसरे के आसपास आना चाहते हैं, और सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारा ईरान जून में विजिट किया था, तो वो जून विजिट किया, यह भी किया है विजिट। तो रिलेशन थोड़ा अच्छा हो रहा है, यानी कि जो सैंड है मिडिल ईस्ट में वो शिफ्ट हो रहा है। तो थोड़ा जानते, इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत खास एडिटोरियल है, इसमें पूरा बढ़िया से इतिहास को भी रख दिया गया है। तो ईरान के बारे में समझते हैं बाबू, आखिर क्या है ईरान। हाँ, सिया को रिप्रेजेंट करता है ना, क्या शुरू से ऐसा रहा है तो ऐसा नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ईरान के बारे में बेसिक पढ़ेंगे। ईरान क्या है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और जिसको हम पर्सिया भी कहते हैं, करेक्ट। और इंडिया तो हमेशा पर्सिया ही कहा है, इंडिया का देखो रेफरेंस जितना भी पुराना किताब है सब पर्सिया है। और इसका एरिया जानते हो, कैस्पियन सी एक तरफ है, तो एक तरफ तुम्हारा पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है। फिगर जान रहे हो ना। हाँ बच्चे लोग फिगर देखो, ठीक है ना, ऊपर जाकर फिगर देख सकते हो 322 में, ऊपर वाला उसमें देख सकते हो। ऊपर में कैस्पियन सी है ना, बाकू वहाँ पे है कि नहीं है, नीचे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, तुरंत आ जाना चाहिए एरिया से। देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है ना वहाँ पे, तभी तो इतना ज़्यादा ट्रेड होता है तुम्हारा क्रूड ऑयल के लिए। हमारा क्रूड ऑयल पहले आता था ना, अभी थोड़ा बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर कैक्सा लग गया था, याद है ना। तो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ऑयल रिजर्व है, और नेचुरल गैस भी है। नेचुरल गैस वही जो एलपीजी जो हम यूज़ करते हैं, उसके लिए भी दुनिया में जाना जाता है ईरान को। आज जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सुप्रीम लीडर पे बेस है, इस्लामिक रिपब्लिक के ऊपर, यानी कि एक लीडर है। देखो अभी ईरानी में हुआ था ये जो बुरखा वाला जो सिस्टम है, जो उसके लिए प्रोटेस्ट जो हुआ था। पॉपुलेशन लगभग वही 8 और 9 करोड़ का पॉपुलेशन है, कैपिटल तेहरान है और करेंसी का नाम रियाल है। अब देखो हुआ क्या था स्टूडेंट, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, जिसकी वजह से पूरा चेंज हो गया ईरान पहले अलग था। ईरान, सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ये रेवोल्यूशन पूरा मिडिल ईस्ट को चेंज कर दिया स्टूडेंट। इसने एक अलग सेंटर क्रिएट कर दिया ये, बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। 1979 से पहले जो ईरान में जो सरकार था वो तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का अलायंस था। यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको क्या किया था, सपोर्ट किया था इससे पहले। बट 1979 में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ कि वो उसको भागना पड़ा, उसको छोड़ के, और अब आया पूरा मुस्लिम का सुप्रीम लीडर वाला कॉन्सेप्ट है, और अभी तक चल रहा है। तो इसलिए जब जो यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पर रखेगा सरकार को, वो सरकार बर्खास्त होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स पसंद करेगा ऐसा कंट्री को, वहीं से रिलेशन खराब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इसका हिस्ट्री 1979 से जुड़ा हुआ, बात समझो यहाँ पे ठीक से, समझ में आ गया ना। ये सिया मुस्लिम सेट को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड में, इसलिए यूएस पसंद नहीं करेगा इसको, और वेस्ट पसंद, और लगभग तुम्हारा 40 साल तक पसंद नहीं किया, फूटी कौड़ी नहीं सो आता है इसको, बहुत 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 बुरा स्थिति है, जानता है ना। ईरान को बताओ ईरान को तुमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ईरान के ऊपर तुमने कैट्सा लगा दिया, ईरान का कितना स्थिति खराब हुआ। और उसके ऊपर हम इंडिया में प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ इंडिया प्रेशर। अब इंडिया तेल नहीं ले सकता वहाँ से। इंडिया का जो तुम्हारा पोर्ट बनना था, तुम्हारा शाहिद बीएसटी पोर्ट जो बनना था, बना क्या हमारा, नहीं बन पाया, रुक गए हम। अब तब तक चाइना का इन्वेस्टमेंट हो गया वहाँ पे। तो प्रॉब्लम होता है, एक कंट्री की वजह से दूसरे कंट्री को प्रॉब्लम हो रहा होता है, बात समझो। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या पर्शियन है, और सिया मिलिशिया को रिप्रेजेंट करता है। देखो सिया तो समझ गए, मिलिशिया क्या होता है,
यानी कि कोई कंट्री में दूसरे कंट्री में सिया से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, ऐसा ग्रुप मिलिट्री ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहा है। लेबनान देखो, लेबनान में स्टूडेंट सिया मिलिशिया तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी भी है और पॉलिटिकल मिलिट्री ग्रुप भी है, वहाँ जीना हराम करके रखा है लेबनान में, और इसको सपोर्ट कौन करेगा? ईरान करेगा। यमन में देखो, यमन में तुम्हारा जो सरकार है सना कैपिटल का नाम है सना यमन में, तो सरकार जो है वहाँ का, यहाँ पे सुनो, सरकार को सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब, और उसका जो रेबल है उसको हौदी रेबल्स कहते हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो अब ये दो कंट्री का इंटरफेरेंस की वजह से तीसरा कंट्री मार झेल रहा है। एग्जाम्पल देखो सीरिया में जो अल बसद का जो सरकार था, अल बसद सरकार तुम्हारा क्या सिया सेक्ट है, तो उसको सपोर्ट करेगा ईरान, और उसका जो तुम्हारा रेबल है तुम्हारा कुर्द वाला लोग, उसको सपोर्ट करेगा सऊदी अरब, और वहाँ हो गया पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रहा है वहाँ पे बैठ के। और सीरिया जानते हो सिविल वार कितना गंदा हुआ, जबकि वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस था। बात समझ में आ रहा है ना? तो दो कंट्री का वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से तीसरा कंट्री मरा रहा है यहाँ पे, बात समझो, ठीक है। देखो वही सब चीज़ बताया गया और कुछ नहीं, आगे बढ़ो। आखिर क्या बात हुआ था ईरान रेवोल्यूशन 1979 में? तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट बैक तुम्हारा वहाँ पे था शाह ऑफ आराम ईरान, वो शाह जो था वो रूल कर रहा था ईरान को। हाँ, उसका नाम क्या था देखो स्टूडेंट, मोहम्मद रेजा पहलवी, ये रूल कर रहा था ईरान को 1979 से पहले, और यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट था इसको। उसके बाद देखो उसको भागना पड़ा, 26 जनवरी 1979 को उसको भागना पड़ा देश छोड़ के। उस समय के जो लीडर थे अयतुल्ला कोमानी, वो आए क्योंकि वो एग्जाइल में थे, बाहर थे वो आदमी। एग्जाइल भेजा जाता है ना बाहर, कंट्री में कुछ भी दोष हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ तो मेन लीडर को भगा दिया जाता है। जैसे नवाज शरीफ को भगाया गया है ना, अभी लंदन में बैठा हुआ है नवाज शरीफ पाकिस्तान का, सिमिलरली इसको भगाया गया था। और जब देखा कि ये देश छोड़ के भाग गया तो उसको मौका मिला, फिर आया ये और फिर सत्ता पे काबिज हो गया। तो 1979 का रेवोल्यूशन पूरा ईरान को पलट दिया स्टूडेंट। ये यूएस को पसंद आएगा, क्योंकि यूएस का बना हुआ सरकार जो पहले था उसको बर्खास्त करके ये अयतुल्ला आया है शासन पे, पसंद नहीं करेगा। 1 अप्रैल 1979 से एक नया रूल शुरू हो गया। इतना ही नहीं स्टूडेंट, क्या क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट का जो एम्बेसी था तेहरान में, एम्बेसी समझ रहे हो ना, दूतावास, तोड़ दिया, सीज कर दिया, अटैक कर दिया उसको 1979 में। और बहुत सारे नागरिक वहाँ काम करेंगे ना, तो 444 देखो 444 बच्चे लोग, समझ रहे हो ना, लगभग 1.5 साल तक उसको कैद बना कर रख लिया, समझे। और 52 और बाद में जाकर तुम्हारा 1981 में छोड़ा, वही 1.5 साल तक उसको कैदी बना कर रखा है। रिलेशन खराब हो जाएगा। यहाँ यूएस बोल रहा है कि सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम था ना यूएसए इस टाइम में, 1970 से 80 में सुप्रीम पिक पे था यूनाइटेड स्टेट्स। कोल्ड वार हो रहा था, कोल्ड वार में जाहिर सी बात है यूएसएसआर पीछे हो रहा था अभी, तभी तो गर्बाचे के टाइम में तुम्हारा 1989 और 1991 में टूट गया तुम्हारा यूएसएसआर। तो अब जब यूएसए इतना पीक पे है और उसका तुम लोग को तुम बंदी बना लेगा, उसका क्या असर पड़ेगा, तब से रिलेशन खराब, बात समझे। तो इसलिए देखो जब प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश आए थे तो उन्होंने 2002 में एक बहुत गंदा लाइन बोला था इसके लिए कि ये एक्सिस ऑफ इविल है, यानी कि शैतान लोग है ये लोग, ठीक है। इराक और हाँ ठीक है, ईरान भी शैतान है, ठीक है। ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया तीनों बेकार हैं, और तीनों अभी तक देखो। इराक जानते हो सदाम हुसैन का टाइम था, सदाम हुसैन कैसे निकाला गया, बर्खास्त किया गया, जानते हो, ये भी पॉलिटिक्स है। सदाम हुसैन बोले ना हम तो चाह रहे हैं बाबू, हालत ख़राब कर देगा ये। और उसका देखो इराक पहले सुप्रीम पावर था, सऊदी अरब कहीं नहीं था। यहाँ सुनो मिडिल ईस्ट में 2 पावर सबसे पावरफुल था, ईरान फिर भी था उस समय, और सेकंड इराक था। इराक बहुत पावरफुल था, अभी इराक कहाँ गया, ख़त्म। जैसे सदाम हुसैन ख़त्म, इराक कंट्री पीछे चला गया। और उसके बाद देखो अभी सऊदी अरब में 3 ब्लॉक है, सॉरी मिडिल ईस्ट में 3 ब्लॉक है, एक सऊदी अरब है, एक ईरान है और एक इजराइल है। अब तीनों साथ आ रहा है। सऊदी अरब के साथ दोस्ती हुआ ना इजराइल का, अब्राहम अकॉर्ड जिसको कहते हैं, जो यूएस करवाया था, और यहाँ पे देखो इधर चाइना करवा रहा है। तो मिडल ईस्ट में इक्वेशन लगातार तेजी से बदल रहा है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है ना। इधर देखो अब ईरान का इन्फ्लुएंस देखो तुम लोग, वो लगातार बढ़ते, हिजबुल्लाह बताए थे लेबनान का, वो खुद तुम्हारा वहाँ का क्या एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, आर्म्ड मिलिशिया भी है। कौन सपोर्ट करेगा, ईरान सपोर्ट करेगा क्योंकि वो शिया का है। और मैंने बोला कि बहुत सारा कंट्री में देखो पॉलिटिकल टाइज है इसका, तो सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो सीरिया, देखो वहाँ फिगर में दिखाया गया है। ईरान देखो, ये देखो ईरान यमन में हौदी रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है ना। वहाँ पे देखो सीरिया में सपोर्ट कर रहा है, लेबनान में सपोर्ट कर रहा है अपने आइडियोलॉजी को। तो आगे थोड़ा सा देख लो,
तो ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो रिलेशन कैसे खराब हो गया ना, यूनाइटेड स्टेट्स और के बीच में खराब हो गया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सऊदी अरब, तो सऊदी अरब का रिलेशन कैसे फिर यूएस के साथ बेस्ट हो गया, ईरान का रिलेशन खराब हो गया, समझ गया ना। सऊदी अरब कैसे नेचुरल अलाई बना फिर यूएस का, तो इसका भी एक रीजन है। याद करो 1960s और 70s वो दौर है, और 70s और 80s वो दौर है स्टूडेंट, जहाँ पे यूएसएसआर अपना कम्युनिस्ट ब्लॉक को फैला रहा था तेजी से, और उसको डर था, सऊदी अरब को डर था कि क्या करेगा वो, हमारा भी जगह को कम्युनिस्ट चेंज कर देगा कम्युनिस्ट में, उसको चाहिए सपोर्ट कैपिटलिस्ट क्लास का। तो यूएस से बेस्ट कोई यूएस से बेस्ट कैपिटलिस्ट कोई हो नहीं सकता है, उसको बुलाया गया। अब वो जो वो आएगा तो पूरा बनिया वाला दिमाग लेके आएगा। तो दोनों के बीच में, क्योंकि उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के पास इतना सेल गैस तो नहीं था जी। अभी यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है तुम्हारे रिजर्व में, वो थैंक्स टू द सेल टेक्नोलॉजी, वो तुम्हारा उधर से निकाला गया, नीचे ओशन से निकाला गया। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स को भी चाहिए था एनर्जी, और सऊदी अरब बेस्ट एनर्जी के लिए, सऊदी अरब ईरान सब बेस्ट है। तो सऊदी अरब को नेचुरल, और सऊदी अरब को चाहिए तुम्हारा वेपन्स, क्योंकि ईरान इस तरफ राइज कर रहा है, उधर से रसिया आ रहा है, यूएसएसआर आ रहा है, तो एक नेचुरल एलाई बन गया। और ये तब तक रहा जब तक यूएस के अंदर तुम्हारा क्रूड ऑयल नहीं आ गया। जैसे ही यूएस के पास क्रूड ऑयल आ गया, वो सेल गैस टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके बाद बोला हमको तुमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में बाबू कुछ नहीं होता है, तुम्हारा भाई बहन कुछ नहीं होता है, जब तक ज़रूरत है तब तक रहेंगे साथ में, जब तक ज़रूरत नहीं है भागो यहाँ से। अभी इंडिया को इतना ज़्यादा जो किया जा रहा है जानते हो ना, वही इंडिया जब तुम्हारा सेकंड जीडीपी बन जाए वर्ल्ड का, तब देखना यूएस का क्या भाषा रहेगा, और इंडिया का भी भाषा चेंज हो जाएगा तब, जैसे चाइना बोलता है ना, बिल्कुल यही नियम है। मगर फिर भी चाइना से तो बेटर ही रहेंगे हम, चाइना डायरेक्ट धमकी देता है। देखो सऊदी को डर था स्टूडेंट 60s और 70s में, क्योंकि कम्युनिस्ट ब्लॉक का एक्सपांसन हो रहा था मुस्लिम वर्ल्ड में भी, समझे। यमन तो लगभग चला ही गया था, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट बन ही गया था, और देखो पूरा कम्युनिस्ट तुम्हारा अफगानिस्तान तक आ चुका था, समझ रहे हो ना, तो डर था इसको। तो 1973 में क्या हुआ, अब देखो गजब बात हुआ। अब देखो इजराइल जानते हो ना, इजराइल और तुम्हारा फाइट हो रहा है, इजराइल अपना लैंड ले रहा है, तो इजराइल ने इजिप्ट का लैंड ले लिया, और उसमें वेस्टर्न पावर ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया। इजराइल ने इजिप्ट का एरिया ले लिया, और अपना जानते हो ना एरिया ले लिया, फिर बाद में लौटा दिया था इजिप्ट को। तो उस समय वेस्टर्न पावर ने किसको सपोर्ट कर दिया, इजराइल को सपोर्ट कर दिया, और इजराइल ने तो नाक बदम करके रखा था सऊदी अरब को शुरू से ही। तो सऊदी अरब हो, ईरान हो, सबका कॉमन एनिमी इजराइल, इजराइल को सपोर्ट करने वाला वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज भी तुम्हारा एनिमी बन गया। मगर उसके बावजूद भी सऊदी अरब करे तो करे क्या, सऊदी अरब को पसंद नहीं है, अब इसलिए एम्बार्गो लगा दिया गया, यानी कि जो अब ऑयल जाएगा तो ऑयल आपको फुल फ्लेज नहीं जाएगा, वो तुम्हारा पाबंदी के थ्रू जाएगा। पाबंदी मतलब पूरा एम्बार्गो का मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगा देना, और यहाँ पे यूएस टेंशन में कि रिस्ट्रिक्शन लग गया तो फिर हमारा इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगा फिर, तो वो भी मौका का तलाश में है। और सऊदी अरब को भी लगा ठीक है इजराइल ऐसे भी बहुत पावरफुल है, क्या करेंगे, वो तो हमको हरा दिया, 7 दिन में हरा दिया था ना इजराइल ने, जानते हो ना, इजराइल ने हरा दिया था सऊदी अरब को भी। सऊदी अरब को लग रहा था कि हम बाबा हैं, 4-5 दिन में होगा समझ में आ गया कि इजराइल क्या है, समझे, बहुत कम दिन के अंदर उसका होश ठिकाना आ गया था। इजिप्ट का भी हालत खराब कर दिया उसने, और उस समय वेस्टर्न पावर पूरा इजराइल के पक्ष में ले लिया। तो अब सऊदी अरब को पसंद नहीं है यूएस से, मजबूरी भी तो कुछ चीज़ होता है। यहाँ यूएसएसआर पूरा अटैक कर रहा है, कम्युनिस्ट ब्लॉक कर रहा है, तो मजबूरी में इसको शरण लेना पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स का। देखो वही चीज़, तो यूएस भी चाहता था कि अपने इकोनॉमिक एक्सपांसन के लिए, या जो यूरोप तुम्हारा पोस्ट वार कंस्ट्रक्शन यानी सेकेंड वर्ल्ड वार बाद यूरोप का हालत ख़राब हो गया ना, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो देखो दोनों के बीच में बहुत बढ़िया से हुआ, सऊदी अरब को आर्म चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, और यूनाइटेड स्टेट्स को चाहिए एनर्जी, दोनों का बेस्ट कोलैबोरेशन। और उसके बाद जानते हो 1991 में तो सोवियत यूनियन टूट ही गया, तो और बढ़िया नेचुरल लाइफ बन जाएगा ये, और लंबा समय तक तुम्हारा यूएस टिका था तुम्हारा सऊदी अरब के एनर्जी के ऊपर, और सऊदी अरब भी बहुत इंजॉय किया। और यही दौर है स्टूडेंट, बात समझना होगा तुमको, मैंने हर समय कहा है 1970s और 80s दौर है जहाँ पर डॉलर इतना प्रोमिनेंट हुआ था, समझे। डॉलर आज जो डॉलर देखते हो ये 60 और 70 का बनाया हुआ चीज़ है, वो 70s स्पेशली जब जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा था। अब देखो ना, अब स्थिति अलग हो गया है। जैसे तुम्हारा सेल डिपॉजिट का एक्सप्लोरेशन हुआ यूएस में, अब यूएस से बदला सा लगता है, क्यों, क्योंकि यूएस के पास क्रूड ऑयल है, अब नेचुरल गैस, उसके पास खुद रिजर्व है, उसको सऊदी अरब पसंद आएगा अब,
नहीं आएगा उसको, अब उसको इंडिया पसंद आएगा, उसको अब दूसरा कंट्री पसंद आएगा। तो आस्ते आस्ते रिट्रीटिंग करना शुरू कर दिया ना, एक गैप बना ना, गैप कौन फिलअप करेगा? चाइना। देखो वही है। तो सऊदी अरब जानते हो सुन्नी मुस्लिम के लिए जाना आता है, और ये तुम्हारा जानते हो डोमिनेट करता है जीसीसी कंट्री में भी, जानते हो ना, गल्फ कंट्री जो है तुम्हारा, यहाँ पे समझो। तो बहुत सारे अब देखो रिलेशन हम क्या समझे, पहले यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में, उसके बाद हम लोग समझे सऊदी अरब, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। अब हम लोग रिलेशन समझते हैं सऊदी अरब और ईरान के बीच में, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो दोनों कंट्री का जो रिलेशन रहा है बहुत ही दुख भरा रहा, बहुत ही स्ट्रेन रहा, वही मेन शिया और सुन्नी को लेके। अब इसमें मुस्लिम में भी दिक्कत यही ना है, शिया और सुन्नी, और शिया और सुन्नी पूरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अब मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि शिया किसको बोलते हैं, सुन्नी किसको बोलते हैं, इतना तुम लोग को पता होना चाहिए, फिर कभी बताएंगे। देखो जैसे ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ 1979 में, हाँ, तो उसके बाद देखते हो कि दोनों ही कंट्री एक दूसरे को शक के नज़र से देखने लगे, समझ गए ना, शक के नज़र से देखने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ईरान ने हर समय सऊदी अरब को बोला है कि भाई जब ईरान और इराक का जब वार हो रहा था तो तुमने इराक को सपोर्ट किया, यानी कि तुमने बगदाद को सपोर्ट किया, तो तुम तो हमारा दुश्मन हो गया। और सेम कहानी इधर सऊदीज़ का भी है, सऊदी भी वही बोलता है कि तुम तो अल बसद को सपोर्ट कर दिया और उसके अगेंस्ट हम चल रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तुमको दिखेगा यहाँ पे, यमन में भी दिखेगा ये। और देखो बात, स्थिति तो तब ज़्यादा खराब हुआ 2016 में, जब तुम्हारा सिया का जो टॉप क्लरिक था, जो बहुत बड़ा पुजारी था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मार दिया सऊदी अरब में। रिलेशन और ख़राब हो जाएगा ना, जो डिप्लोमेटिक टाइल्स था, जो थोड़ा बहुत जो हो रहा था वो भी बंद हो गया, पूरा कट ऑफ हो गया डिप्लोमेटिक टाइल्स। आगे देखो, तो इंडिया का पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना है। तो हमारे पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए, भारत का, हाँ, ये तुम्हारा वेस्ट एशिया और गल्फ रीजन में, इस रीजन में पूरा केवल सऊदी अरब और ईरान नहीं, जो जितना मिडल ईस्ट है, समझ गए स्टूडेंट, इसमें लगभग हमारे 80 लाख NRI रहते हैं, ये डायस्पोरा रहते हैं हमारे, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन है, बाहर जो काम कर रहे हैं, फिर इंडिया में आएंगे। अब कुछ भी उधर हुआ ऊपर नीचे स्टूडेंट, फर्क पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा तो हमको फर्क पड़ेगा, फिर हम ऑपरेशन संकट मोचक टाइप का चलाना पड़ेगा हमें। यहाँ लागत कहाँ रोजगार, तो सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो इतने लोग हमारे मिडल ईस्ट में, साउथ वेस्ट एशिया में रहते हैं, है ना। और इंडिया देखो, इंडिया का एनर्जी तो पूरा वहीं से आता है। अभी ना रसिया से तुमको मिल रहा है 44%, मैं तुम्हारा शुरू से तुम और इराक से सब ज़्यादा लेता था, इराक से, सऊदी अरब से, ईरान से लेता था, तो कम हो गया क्योंकि यहाँ पे यूएस प्रेशर दिया तुमको कि मत लो उससे। इसके वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था वो भी डेवलप नहीं हो पाया ठीक से हमारा। उसका बाद एग्रीमेंट था कि नहीं था स्टूडेंट, हाँ जानते हो ना तुम लोग, नॉर्थ ट्रांजिट वाला कॉरिडोर था कि नहीं था, वो भी बंद हो गया, इसका भी प्रॉब्लम है। देखो तो इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है तुम्हारा रियाद और तेहरान, यानी कि सऊदी अरब तुम्हारा ईरान दोनों से। हाँ ये अलग बात है कि तेहरान से कम हुआ है अभी, वो दूसरा विषय है। तो इसलिए स्टूडेंट कुछ भी यहाँ पे होगा तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में फ़र्क पड़ेगा। तो बट हमें एट द सेम टाइम समझना होगा कि चाइना जो इतना बड़ा गैप को भर दिया, और चाइना यदि अंदर और चले जाए, चाइना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे यहाँ पे, तो इंडिया का एज खो देगा, इंडिया एज खो देगा बड़ा पावर बनने का। तो इसलिए इंडिया को भी कोशिश करना चाहिए कि कांस्टेंट टच में रहे, कांस्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते रहे, और इंडिया कर रहा है। यूएई के साथ देखो ना कितना बढ़िया कर रहा है, हमारा सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है ना, काफ़ी कुछ है ना, एक्सचेंज होता है, हमारा सामान सब एक्सचेंज होता है। मोदी जी जाते, देखो IIT का भी ब्रांच बन रहा है, समझ गए। तो बिल्कुल और ज़्यादा करना होगा, बेटर करना होगा। लास्ट देखो स्टूडेंट, GS/3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तुम्हारा हिंदू बिजनेस लाइन पेपर में आया था 25 अगस्त को, समझ गए। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये मेन मैटर यही है ना, बता दिए थे ना। अब जो फुकुशिमा हुआ था एक्सीडेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट का 2011 में, तो जो भी वहाँ पे बचा, जो भी फ्यूल बचा उसको टैंक में स्टोर कर लिया गया, और अभी जापान बोल रहा है कि हम रिलीज़ करेंगे उसको। तो इसलिए बहुत ही ह्यू एंड क्राइम मच गया। और स्पेशली जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जापान का लोकेशन याद है ना तुम लोग को, उसका अगल बगल कौन सा कंट्री है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, देखो वहाँ पे ठीक से। रसा भी ऊपर है, जो कुरिल आइलैंड का था तुम्हारा हमेशा डिस्प्यूट रहता है। तो देखो
जापान क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव वाटर को ये पैसिफिक ओशन में डाल रहा है। तो चाइना देखो, चाइना ने क्या बोला कि ये तो बहुत रिस्क वाला बात हुआ, ये तो पूरा कंटेमिनेशन भरा हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आप ऐसे छोड़ोगे तो जापान तो वर्ल्ड में जाना जाता है सी फूड के लिए, सी फूड समझ रहे हो ना, मछली वगैरह हो गया, सी फूड हो गया। अब चाइना भी बहुत सारा इंपोर्ट करवाता है जापान से, साउथ कोरिया भी करवाता है, समझे। तो सब कंट्री कंसर्न दिखा रहे हैं, ये बोला कि ये तो गलत बात है, इसलिए हम टोटल ऑल एक्वेटिक प्रोडक्ट को बैन करते हैं, जापान से कोई भी सामान नहीं आएगा। अब देखो, जब ये तुम इतना बड़ा वक्तव्य दोगे, इतना बड़ा तुम स्टेप लोगे, तो जो जापान का जो मर्चेंट क्लास होगा उसमें तो दहशत जाएगा ना। तो वो भी प्रेशर डाल रहा है सरकार को, मत करो, मत डालो, ठीक है, वो भी प्रेशर दे रहा है जापान गवर्नमेंट को। देखो इसमें कितना होगा, लगभग 7,800 क्यूबिक मीटर तुम्हारा छोड़ा जाएगा पानी, हाँ 17 दिन तक, समझे। और ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है बच्चे लोग 2011 से ही संभाल के रखा गया है इसको, ठीक है, समझे, क्योंकि 2011 में ही हुआ था। और देखो इस समय क्या, उस समय जो डिस्ट्रॉयड रिएक्टर ब्लॉक्स थे, ठीक है, उसको फर्दर मेल्ट डाउन ना हो इसलिए इसको वाटर को यूज़ किया गया था, मतलब जो भी है उसको फिर जाकर बाद में जाकर उसको टैंक में रखा गया, और अब जापान बोला कि उसको रिलीज़ करेंगे। इसके बाद इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा देर में और बताऊंगा तुम लोग को। जापान बोला कि ये चाइना जो फालतू का ना अनसाइंटिफिक क्लेम कर रहा है, अरे हम पूछ के कर रहे हैं, ऐसे मन से थोड़ी कर रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यहाँ बुलाया गया, वो चेक किया, वो बोला कि चलो ठीक है तुम निकाल सकते हो, तब कर रहे हैं। चाइना फालतू का अफवाह उड़ा रहा है हमारे बारे में, ये जापान बोल रहा है। यहाँ देखो अब क्या हुआ था, देखो आखिर हुआ क्या था। मार्च 11, 2011 ये बहुत खतरनाक समय था ये दिन। और देखो यही इंसिडेंट की वजह से पूरा दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट घटते चला गया, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का कितना बड़ा क्षति हो सकता है। ये सबसे बड़ा क्षति है अभी तक का न्यूक्लियर पावर प्लांट का। और तुम लोगों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट 2014 और 15 में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि 11 में हुआ था इंसिडेंट, बट 14-15 में पूछ लिया गया था, समझे। यहाँ पे देखो तो बहुत सारे रिएक्टर थे फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में, और अचानक वही अर्थक्वेक और सुनामी आया। तो जानते हो कि जापान अनस्टेबल ब्लॉक है, रिंग ऑफ पैसिफिक में आता है ना, तो बहुत अनस्टेबल है। तो रिएक्टर को बहुत जल्दी से बंद किया गया अर्थक्वेक के बाद, मगर जो रेडियो एक्टिव कोर्स है वो अभी भी हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, और इवेंचुअली मेल्टेड ऑन, फिर वो मेल्ट होना शुरू हो गए, समझे। और फुकुशिमा देखो, तो उसके बाद उसको बचाया गया किस तरह, उस वाटर को, वो फ्यूल को किस तरह टैंक में स्टोर करके रख दिया गया कि फर्दर डैमेज ना हो, समझ गए। और इसमें देखो एक्सीडेंट में कितना पैसा खर्च हुआ था, देखो लगभग $600 बिलियन का तुम्हारा ये राशि क्या, $600 बिलियन समझते हो, इतना नुकसान हुआ था इस एक्सीडेंट के वजह से। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमें बहुत कुछ समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि चलो तुमने अभी देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो भी मटेरियल है, जो भी फ्यूल है, जो टैंक में किया गया, अभी जापान कर रहा है। क्या इस तरह का प्रोटोकॉल पहले भी था क्या? पहले तो तुमको पता नहीं होना चाहिए। पहले तो देखो, जान रहे हो ना, जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, तो कहाँ नहीं जाके तुम्हारा ये प्रदर्शन कर रहा था न्यूक्लियर बम का। न्यूक्लियर बम भी तो वही चीज़ हुआ, तो और खतरनाक हुआ उससे। तो उस समय रिस्ट्रिक्शन नहीं था, रिस्ट्रिक्शन 1993 के बाद आया लंदन कन्वेंशन से, समझे। यहाँ पे देखो, तो मरीन न्यूक्लियर वेस्ट ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैड बीन अ सीरियस प्रॉब्लम एंड द ओरिजिन गोज बैक टू द 1946। बात समझा। देखो 1946 में यूएस पहला कंट्री बना जिसने एटॉमिक बम को क्या किया, टेस्ट किया। और भी कहाँ पे किया था तुम्हारा, वही अटोल आइलैंड में, जानते हो ना, पैसिफिक का अटोल आइलैंड में किया था। हाँ, वही पैसिफिक बिकिनी अटोल में किया। अटोल मतलब छोटा सा जो लैंड होता है उस पर किया था, पैसिफिक में ही है। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद तो वहाँ से लाइन लग गया, लगभग 250 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुए हैं। अरे हाई सी में, हाई सी मतलब क्या है, जो कंट्री का क्लेम नहीं होता। जैसे कोई भी कंट्री का क्लेम कहाँ तक होता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो सी होता है उसको हाई सी कहा जाता है, स्टूडेंट, बात समझे। तो बहुत सारा कंट्री, जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें बहुत से देखो फ्रांस देखो, फ्रेंच पोलिनेशिया में कर रहा है टेस्टिंग, यूएसए भी कर रहा है मार्शल आइलैंड में, सेंट्रल पैसिफिक में। तो लगातार टेस्ट हुआ, और लगातार टेस्ट होने का मतलब क्या कि बहुत सारा चीज़ समुद्र में गिर जाएगा, तो उस समय देखभाल करने के लिए कोई था नहीं, बात समझे। ये तो कहानी हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन्स का। तो थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर का भी देखेंगे हम लोग कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हुआ
न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या पहले ये आंख बंद करके पानी में डाल दिया जाता था? तो बिल्कुल डाला जाता था। ये तो थैंक्स टू 1993 कन्वेंशन कि उसके बाद इस चीज़ को कम किया गया। देखो यहाँ पे 1990s तक बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ही डंप्स किया गया रेडियो एक्टिव वेस्ट, बहुत ज़्यादा ही न्यूक्लियर प्लांट से जो निकलता है बहुत ज़्यादा समुद्र में डाला गया है। हाँ, इनफैक्ट तुम देख सकते हो यहाँ पे 1946 से लेकर 1993 तक लगभग 2 लाख टन ऑफ वेस्ट जो हाईली रेडियो एक्टिव था उसको डाला गया, समझे, वो भी मेटल ड्रम्स में। अब ये क्या है, देखो मेटल ड्रम्स का मतलब क्या होता है, देखो मेटल ड्रम्स, एक ड्रम्स यहाँ ध्यान दो, एक ड्रम्स है, ड्रम्स में क्या किए, फ्यूल डाल दिए और उसको पानी समुद्र में डाल दिए और समुद्र में क्या, और नीचे चला जाएगा। न्यूक्लियर सबमरीन होता है ना, न्यूक्लियर सबमरीन कई बार डैमेज हो जाता है तो उसको भी छोड़ दिए तो वो नीचे चला गया। तो है तो घातक ही चीज़ वो, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन तो फ्यूल तो तुम्हारा न्यूक्लियर वाला है, और क्या भरोसा बाद में तुम्हारा वो निकल जाए, उसका एक्सप्लोजन हो जाए और पानी में मिल जाए, तो पानी में मिल जाएगा तो जो मरीन स्पीसीज उसका जान तो जाएगा। यानी कि 1946 से लेकर 1993 सब सोया हुआ था और परीक्षण हो रहा है, वहाँ न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है वेपन्स का, यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट जा रहा है नीचे, कोई देखने वाला नहीं, समझा। वही बोला कि न्यूक्लियर सबमरीन भी तुम्हारे नीचे जा रहा था उस समय। तो 1993 कन्वेंशन इसने कुछ काम किया है। देखो अब तुमको खुद पता होना चाहिए स्टूडेंट कि लगभग 90% जो रेडिएशन है तुम्हारा वो टोटल नॉर्थ अटलांटिक में गया है, उस जगह पे गया है, अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा गया है। तो थैंक्स टू 1990 कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन, जहाँ पे ये बोला गया, हाँ देखो समझ लेना, यहाँ पे बोला गया कि डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इन ड्रम में डाल के नीचे आप नहीं डाल सकते हो। हाँ, मगर इसका भी गलती है, हम नहीं कह सकते कि लंदन कन्वेंशन बहुत ही अच्छा है। इसमें एक चीज़ बोला कि आप ड्रम में जो रेडियो एक्टिव डाल के नीचे डालते थे और बहुत डाल दे, इससे पहले बहुत डाले हो, ये नहीं करना है। बट हाउएवर आप लिक्विड कंटामिनेशन जो है उसको आप ऐसे छोड़ सकते हो क्योंकि वो पॉइजनस नहीं है। तो ये भी लूपहोल्स ही है ना एक तरह से। तो जब आप मना किए कि आप ड्रम के साथ नहीं छोड़ सकते हो, ड्रम में डाल के आप नीचे नहीं छोड़ सकते हो, तो सेम इधर भी करना चाहिए था कि लिक्विड वाला भी नहीं छोड़ सकते हो। मगर 1993 कन्वेंशन यहाँ पे फेलियर हो गया एक तरह से। तो वही बोल रहा है कि डिस्चार्जिंग लिक्विड कंटेमिनेटेड विद द रेडिएशन इनटू सी इज स्टिल परमिटेड इंटरनेशनली, अभी भी हम डाल सकते हैं। और यही जापान खेल रहा है इस चीज़ से। जापान का भी तो यही क्लॉज है। जापान कौन सा तुम्हारा मेटल टैंक में डाल के अंदर डाल रहा है, वो भी तो डिस्चार्ज कर रहा है। आगे देखो, अब जापान का क्या वर्जन है। जापान बोल रहा है कि जो हम वाटर रिलीज कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव वाला वाटर जो कि फुकुशिमा के बाद हम स्टोर करके रखे थे, उसको रिलीज करें, वो सेफ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से पूछा गया है, उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इन्वायरमेंट में बहुत मिनिमल यूज़ है, मिनिमल असर है, इसका नेग्लिजिबल असर है, कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखो क्या दलील दिया है जापान ने कहा है कि WHO के हिसाब से कम कितना लिमिट होना चाहिए, 10,000 बेक्रेल्स पर लीटर हो सकता है। बेक्रेल्स तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी को नापने का एक यूनिट है, जैसे मास को नापने के लिए केजी होता है ना, तो ये तुम्हारा यूनिट है। तो बोला कि 10,000 बेक्रेल्स पर लीटर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो अभी कर रहे हैं, हम जो डंप कर रहे हो तो 63 बेक्रेल्स है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहाँ 63, कहाँ 10,000 तक परमिसेबल लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी गो अहेड कर दिया हमको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, ठीक है। तो ये वो कंफर्म कर रहा है, देखो कि हमारा जो ट्रिटियम कंसंट्रेशन है वो भी लिमिट से नीचे है, तो हम डालेंगे समुद्र में, पैसिफिक में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मगर साउथ कोरिया, हांगकांग, मकाओ, कोई ऐसा कुछ नहीं, बैन कर रहे हैं। बाबू तुम डालते रहो, हम बैन कर रहे हैं, कुछ सामान नहीं आएगा सी फूड से। अब ऐसा बोल देगा तो एक तरह से धमकी है ना ये। तो जिस कंट्री का ट्रेड ही फिक्स नहीं होगा वो कंट्री आगे क्या बढ़ेगा फिर। देखो हांगकांग और मकाओ ने बोला कि ठीक है हम बैन कर रहे हैं, जापानीज फूड इंपोर्ट हमारा ये 10 जगह से यदि आता है तो हम बैन कर रहे हैं, ये जापान से नहीं लेंगे हम। साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि फुकुशिमा फिशरी और फूड प्रोडक्ट्स पे बैन लगा रहेगा आगे भी, ठीक है। और जापानीज फिशिंग ग्रुप्स, वही जो मर्चेंट क्लास है, वो भी, उसको भी डर लगे कि भाई हमारा तो पूरा व्यवस्था ही खत्म हो जाएगा, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स ही खत्म हो जाएगा। तो वो भी प्रेशर डाल रहा है सरकार को कि छोड़ो आप मत करो। नॉर्थ कोरिया भी देखो, नॉर्थ कोरिया भी बोल रहा है कि बंद कर दो, जितना डाले बंद कर दो, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, तुम बहुत गलत कर रहे हो, वही सी फूड खाएगा। अब देखो नॉर्थ कोरिया खुद ही बाबू क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है, वो दूसरा विषय है ना। नॉर्थ कोरिया का क्या है तानासा का नाम, इंगजोंग। अब चलो ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट का क्या मानना है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी कह रहे हैं कि नहीं,
ये क्या बैक्टेरियल बैक्टेरियल चिल्ला रहा है 63 बैक्टेरियल, एक बैक्टेरियल भी जाएगा तो वो अनसेफ है, समझे। तो बोल रहे हैं कि एक सिंगल बैक्टेरियल भी जाएगा यदि हमारे बॉडी में आता है तो हमारा सेल डैमेज हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है, बात समझे। हाँ, रिस्क एक्सट्रीमली स्मॉल भी रहे तो रिस्क है, थोड़ा सा भी आएगा तो बॉडी में रिस्क है, कैंसर होने का चांस है, इसलिए जापान को ना नहीं करना चाहिए ऐसा। दैट्स इट।